दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों एनसीईआरटी के अध्यायवार वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला में आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे 7वीं कक्षा के विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल। इसमें हम अध्याय 4 से लेकर अध्याय 6 तक के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों ये प्रश्न आगामी परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं। एनसीईआरटी के अध्यायवार वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के अंतर्गत 7वीं कक्षा के विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 5। आज की वीडियो का पहला प्रश्न ऊष्मा अध्याय से है। दोस्तों देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तापमान का मात्रक नहीं है। ऑप्शन देख सकते हैं आप, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन या पास्कल। तो तापमान का मात्रक पास्कल नहीं है। आप जानते हैं कि सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन तापमान मापने के मात्रक हैं, जबकि पास्कल दाब का यसाई मात्रक है। और दोस्तों तापमान का यसाई मात्रक केल्विन होता है। सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन ये तापमान के मात्रक हैं। पास्कल आपका दाब का यसाई मात्रक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि ऊष्मा सदैव गर्म वस्तु से अपेक्षाकृत ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। ये आपका सही है। द्रव और गैसों में ऊष्मा संवहन द्वारा स्थानांतरित होती है, सही है। और तीसरा है कि वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है, चालन कहलाता है। तो ये तीनों ही कथन आपके सही हैं। ऑप्शंस क्या हो जाएंगे? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, 2, 3। ये तीनों ही कथन आपके सही हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, तीनों ही कथन सही हैं, क्योंकि आप जानते हैं ऊष्मा सदैव गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है और एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊष्मा 3 प्रक्रमों द्वारा स्थानांतरित होती है। ये चालन, संवहन और विकिरण होते हैं। ठोस पदार्थों में ऊष्मा चालन और द्रव में और गैसों में संवहन के द्वारा स्थानांतरित होती है। विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और वह प्रक्रिया जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है, उसे चालन कहा जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराइए और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें देखिए, थल समीर के बहने का समय, समुद्री समीर के बहने का समय, गहरे रंग के कपड़े पहनने का समय और हल्के रंग के कपड़े पहनने का समय, इन सभी चीज़ों का मिलान करना है। तो थल समीर या स्थल समीर के बहने का समय रात्रि होती है। समुद्री समीर के बहने का समय क्या होता है? ये आपका दिन होता है। गहरे रंग के कपड़े पहनने का समय, तो गहरे रंग के कपड़े शीत ऋतु में पहने जाते हैं और हल्के रंग के कपड़े ग्रीष्म ऋतु में यानी गर्मी के समय में पहने जाते हैं। तो सही सुमेलन आपका हो जाएगा 4, 3, 2 और 1। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगर हम इस प्रश्न की व्याख्या को समझें तो आप जान पाएंगे कि दिन के समय स्थल जल की अपेक्षा जल्दी गर्म हो जाता है और स्थल के ऊपर वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। इसका स्थान लेने के लिए समुद्र की ओर से ठंडी वायु स्थल की ओर बहने लगती है और इस चक्र को पूरा करने के लिए स्थल की ओर से गर्म वायु समुद्र की ओर चलने लगती है। समुद्र से चलने वाली इस ठंडी वायु को समुद्री समीर कहते हैं और समुद्री समीर की ठंडी वायु का लाभ लेने के लिए तटीय क्षेत्रों के भवनों की खिड़कियां समुद्र की ओर बनाई जाती हैं। रात में ये प्रक्रिया विपरीत हो जाती है। समुद्र का जल स्थल की अपेक्षा धीमी गति से ठंडा होता है, इसलिए स्थल की ओर से ठंडी वायु समुद्र की ओर चलती है, जो स्थल समीर कहलाती है और ये रात के समय चलती है। दोस्तों गहरे रंग के पृष्ठ अपेक्षाकृत अधिक ऊष्मा अवशोषित करते हैं, इसलिए सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना अधिक अच्छा होता है और हल्के रंग के कपड़े ऊष्मीय विकिरण के अधिकांश भाग को परावर्तित कर देते हैं, इसलिए गर्मियों में सफ़ेद या हल्के रंग के कपड़े पहनना अधिक आरामदायक होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, डॉक्टरी थर्मामीटर का मापन स्केल 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है, आपका सही है। और डॉक्टरी थर्मामीटर में पारा का प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है। तो इसमें से कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा?
सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। दोस्तों, डॉक्टरी थर्मामीटर को केवल मानव शरीर का ताप मापने के लिए ही डिजाइन किया गया है और मानव शरीर का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से कम और 42 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होता है। यही कारण है कि इस थर्मामीटर को 35 डिग्री से 42 डिग्री सेल्सियस के रेंज में बनाया जाता है। थर्मामीटर में पारे का प्रयोग होता है। पारा एक विषाक्त पदार्थ है और यदि तापमापी टूट जाए तो इसका निपटान अत्यंत कठिन है। आजकल अंकीय तापमापी यानी डिजिटल थर्मामीटर उपलब्ध हैं और इनमें पारे का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इन कथनों के आधार पर आपको उत्तर बताना है कि कौन से कथन सत्य हैं। देखिए दोस्तों, गहरे रंग की वस्तुएं हल्के रंग की वस्तुओं की अपेक्षा ऊष्मीय विकिरणों को कम अवशोषित करती हैं, तो ये आपका सही नहीं है, क्योंकि गहरे रंग की वस्तुएं जो होती हैं वो ऊष्मीय विकिरण को हल्के रंग की अपेक्षा अधिक मात्रा में अवशोषित करती हैं। दूसरा कथन है कि ऊनी वस्त्र सर्दियों में हमें गर्म रखते हैं। इसका कारण ये है कि ऊन उष्मारोधी होते हैं और इसके रेशों के बीच वायु फंसी रहती है यानी ट्रैप हुई रहती है। तो ये आपका कथन 2 सही है। तो ऑप्शन देखिए, केवल और केवल कथन 2 सही हैं और ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। जब आप देखेंगे इसकी व्याख्या कि गहरे रंग की वस्तुएं हल्के रंग की वस्तुओं की अपेक्षा अधिक ऊष्मीय विकिरण को अवशोषित करती हैं, इसलिए कथन एक गलत है जिसमें कहा गया है कि गहरे रंग की वस्तुएं हल्के रंग की वस्तुओं की अपेक्षा कम विकिरण अवशोषित करती हैं। और दूसरा है सही कथन कि ऊनी वस्त्र हमें गर्म इसलिए रखते हैं क्योंकि ये उष्मारोधी होते हैं और इनके रेशों के बीच वायु रहती है, इसलिए कथन 2 ही केवल सत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यदि किसी निश्चित ताप के गोले को उसी ताप के जल में डुबोया जाएगा तो क्या होगा, आपको बताना है। लोहे के ऊष्मा का चालक होने की वजह से लोहे का गोला और गर्म हो जाएगा। दूसरा है कि लोहे का गोला ठंडा तथा जल का ताप अधिक हो जाएगा। लोहे के गोले और जल के ताप में कोई परिवर्तन नहीं होगा और गोले तथा जल दोनों का ताप कम हो जाएगा। तो प्रश्न पहले समझिए कि यदि किसी निश्चित ताप के लोहे के गोले को उसी ताप के जल में डुबोया जाए तो गोले के ताप यानी लोहे के गोले के ताप और जल के ताप में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं ऊष्मा का प्रवाह अधिक ताप से कम ताप की वस्तु की ओर होता है। यहाँ पर दोनों वस्तुओं के ताप समान हैं, इसलिए केवल 3 यानी ऑप्शन सी आपका केवल सही हो जाएगा। ऊष्मा सदैव गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। लोहा और जल दोनों का तापमान समान है, इसलिए ऊष्मा का प्रवाह किसी भी दिशा में यानी न तो गोले से जल में होगा न जल से गोले की ओर होगा। तो इस तरह से तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्टेनलेस इस्पात यानी स्टेनलेस स्टील की कढ़ाई में प्रायः कॉपर या तांबे की तली लगाई जाती है, इसका कारण क्या हो सकता है। ऑप्शन देखिए, तांबे की तली कढ़ाई को अधिक टिकाऊ बना देती है। ऐसी कढ़ाई देखने में सुंदर लगती है। स्टेनलेस स्टील की अपेक्षा तांबे को साफ करना अधिक आसान है और स्टेनलेस इस्पात की अपेक्षा तांबा ऊष्मा का अच्छा चालक है। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा कि स्टेनलेस इस्पात की कढ़ाई में तांबे की तली इसलिए लगाई जाती है क्योंकि स्टील की अपेक्षा तांबा ऊष्मा का अच्छा चालक है और जिसके कारण ऊष्मा बर्तन की तली से बेहतर तरीके से फैलती है और भोजन अच्छी तरह पक जाता है। अब आइए 7वीं कक्षा के विज्ञान के अध्याय 5 पर आते हैं, जो है अम्ल, क्षारक और लवण। इनसे संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराना है दोस्तों। इसमें अम्ल का नाम और पदार्थ जिसमें वो पाया जाता है इसका सुमेलन आपको कराना है। फार्मिक एसिड चींटी के डंक में पाया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने के पानी में। टार्टरिक अम्ल दोस्तों, टार्टरिक अम्ल देखिए इमली और अंगूर में पाया जाता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका ये साबुन में पाया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि सही सुमेलन ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर जो अम्ल और उनके पाए जाने वाले पदार्थों के नाम हम देखें
तो एसिटिक एसिड सिरका में, फार्मिक अम्ल चींटी के डंक में, साइट्रिक एसिड नींबू कुल के पौधों में जैसे संतरा नींबू आदि में, लैक्टिक अम्ल दही में, ऑक्जेलिक अम्ल पालक में, एस्कॉर्बिक एसिड आंवला और सिट्रस फलों में, टार्टरिक अम्ल इमली अंगूर और कच्चे आम में पाया जाता है। दोस्तों ये सभी जो है प्राकृतिक अम्ल के उदाहरण हैं। कुछ आइए देख लेते हैं कुछ क्षारकों के नाम। सोडियम बाइकार्बोनेट खाने के सोडा में, सोडियम हाइड्रोक्साइड चूने के पानी में, अमोनियम हाइड्रोक्साइड दोस्तों ये खिड़की के कांच आदि साफ करने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला मार्जक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड आपसे पूछा भी गया था, ये साबुन में पाया जाता है। सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और इसी तरह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये दूधिया मैग्नीशियम या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में पाया जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि उदासीन विलयन लाल अथवा नीले लिटमस पेपर का रंग परिवर्तित नहीं करता है। बिल्कुल सही। हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखियों आदि प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूचक हैं। बिल्कुल सही है। और जब वर्षा जल में अम्ल की मात्रा अधिक होती है तो वो अम्ल वर्षा कहलाती है। ये भी कथन आपका सही है। तो कुल मिलाकर तीनों ही कथन आपके सही हैं। 1, 2 और 3 तीनों ही सही हैं। ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगर आप इस प्रश्न की व्याख्या देखें दोस्तों तो ऐसे पदार्थ जो न तो अम्लीय होते हैं न क्षारीय होते हैं उदासीन विलयन कहलाते हैं। ये लाल अथवा नीले लिटमस पेपर का रंग नहीं बदलते हैं। कोई पदार्थ अम्लीय है अथवा क्षारीय, इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है और ये पदार्थ सूचक कहलाते हैं। हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियाँ आदि प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूचक हैं। इसके अलावा एसिड रेन या अम्ल वर्षा क्या है? तो जब वर्षा जल में अम्ल की मात्रा अधिक होती है तो उसे अम्ल वर्षा कहते हैं। वर्षा जल के अम्लीय होने के कारण प्रदूषक के रूप में इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गैसें होती हैं जो वर्षा में घुलकर क्रमशः कार्बनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं। और जब ये जल या जब ये रासायनिक पदार्थ वर्षा के माध्यम से जो है भूमि सतह पर गिरते हैं तो इनको अम्लीय वर्षा कहा जाता है। अगला प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। रासायनिक उर्वरक जो फर्टिलाइजर्स हैं हमारे, रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से मृदा पर पड़ने वाले प्रभाव और उनके उपचार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? देखिए दोस्तों, रासायनिक उर्वरकों का अधिक प्रयोग मृदा को अम्लीय बना देता है, ये सही है। और अधिक अम्लीय मृदा को उदासीन करने के लिए उसमें जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं, ये आपका सही नहीं है। तो केवल एक, देखिए रासायनिक उर्वरकों का अधिक उपयोग मृदा को अम्लीय बना देता है, केवल यही आपका सही कथन है, क्योंकि रासायनिक उर्वरकों के अधिक प्रयोग से मृदा अम्लीय हो जाती है। यदि मृदा अत्यधिक अम्लीय अथवा क्षारीय हो तो पादपों की वृद्धि के लिए अच्छी नहीं होती है। दूसरा कथन गलत इसलिए हो गया कि अधिक अम्लीय मृदा के उपचार के लिए जो है दोस्तों जैव पदार्थ नहीं बल्कि बिना बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड अथवा बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है, जबकि जैव पदार्थों का उपयोग मृदा की क्षारीयता को कम करने के लिए किया जाता है। जैव पदार्थ मृदा में अम्ल निर्मुक्त करते हैं जो उनकी क्षारीय प्रकृति को उदासीन कर देता है। इसलिए अम्लीय पदार्थों के या अम्लीय मृदा के उपचार के लिए जैव पदार्थ नहीं बल्कि क्षारीय मृदा के उपचार में जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के उदाहरणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि कारखानों के अपशिष्ट कचरे में अम्लीय पदार्थ मिश्रित होते हैं, इनको जलाशयों में विसर्जित करने से पहले क्षारीय पदार्थ मिलाकर उदासीन किया जाता है, सही है। आमाशय में अम्ल की मात्रा बढ़ने पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसे उदासीन करने में सहायक होता है, सही है। और तीसरा है चींटी के डंक के प्रभाव को नमी युक्त खाने का सोडा यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अथवा कैलामाइन विलयन की सहायता से उदासीन किया जा सकता है, तो ये भी सही है। तो दोस्तों इनमें तीनों ही कथन आपके सही हैं, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों कारखानों में कचरा अम्लीय पदार्थ मिश्रित होते हैं, इनको सीधे जलाशयों में विसर्जित किया जाए तो मछली और अन्य जलीय जीवों को अम्ल नष्ट कर सकते हैं, इसलिए क्षार मिलाकर इनको उदासीन किया जाता है। दूसरा है कि आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है जो भोजन के पाचन में सहायक होता है,
लेकिन इसकी अधिकता से अपाचन हो जाता है। इस स्थिति से मुक्त पाने के लिए मैग्नीशियम जैसा कोई एंटी एसिड लेते हैं जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, जो अधिक अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देता है। और तीसरा, चींटी के डंक के प्रभाव को नमी युक्त खाने का सोडा अथवा कैलामाइन विलयन की सहायता से उदासीन किया जाता है, जिसमें कि जिंक कार्बोनेट होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको बताना है कि हमारे दंत क्षय हेतु अम्ल जिम्मेदार होते हैं, बिल्कुल सही है। और दूसरा है कि दांतों के मध्य फंसे खाद्य पदार्थ अम्ल निर्मोचित करने में सहायक होते हैं। तो दोस्तों इसमें दोनों ही कथन सही हैं, 1 और 2 दोनों ही सही हैं। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। और आप देख लीजिए कि सामान्यतः हमारे मुख में जीवाणु पाए जाते हैं, लेकिन उनसे हमें कोई हानि नहीं होती है। फिर भी खाने के बाद हम दांत और मुख साफ न करें तो मुख में अनेक हानिकारक जीवाणु वास करके वृद्धि करने लगते हैं। ये जीवाणु दांतों के बीच फंसे भोजन की शर्करा का विघटन करके अम्ल निर्मोचित करते हैं और ये अम्ल धीरे धीरे दांतों को क्षति पहुंचाते हैं। चॉकलेट, ठंडे पेय और चीनी युक्त मिठाइयाँ और अन्य पदार्थ भी दंत क्षय के लिए उत्तरदायी हैं। दांतों की अम्लीयता को दूर करने में टूथपेस्ट में नमक यानी क्षारीय पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। अब आइए 6वें अध्याय पर आते हैं। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला कथन देखिए। पहला प्रश्न है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों से कौन सा सही है, आपको बताना है। पहला कथन है आपका कि सभी भौतिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय जबकि रासायनिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं। तो ये आपका कथन सही नहीं है कि भौतिक परिवर्तन रिवर्सिबल यानी उत्क्रमणीय होते हैं, रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होते हैं। दूसरा कथन है कि रासायनिक परिवर्तन में एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं। तो ये आपका सही है। केवल 2 जो कथन है आपका वही सही होगा, ऑप्शन बी सही है। और आप जान लीजिए कि ऐसे परिवर्तन जिनका विपरीत दिशा में भी परिवर्तन संभव हो यानी रिवर्सिबल हो, वो उत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाता है। और भौतिक परिवर्तन सामान्यतः उत्क्रमणीय होता है। दोस्तों आप जानते हैं कि भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, बस उसकी अवस्था बदल जाती है, यानी इसको पूर्व अवस्था में लाया जा सकता है। जैसे बर्फ़ का पानी बनना, पानी का बर्फ़ बनना, तो ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। जबकि रासायनिक परिवर्तन या केमिकल चेंजेस जो होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं, इसका विपरीत दिशा में परिवर्तन संभव नहीं है। सभी नए पदार्थ रासायनिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप ही बनते हैं और रासायनिक परिवर्तन में एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं। इस दौरान ध्वनि, ऊष्मा, प्रकाश अथवा किसी अन्य प्रकार के विकिरण का निर्मुक्त होना अथवा अवशोषित होना, किसी गंध का बनना या उसमें परिवर्तन होना भी हो सकता है। केवल कथन 2 सही है, कथन 1 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन यानी फिजिकल चेंज का उदाहरण है। इसमें आप देख सकते हैं कागज को फाड़ना, रंग में परिवर्तन होना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिलकर जल बनना और कागज का जलना। तो दोस्तों केवल कागज को फाड़ना जो है यही केवल भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि जो कागज है, जो दोनों टुकड़े हैं, उनमें कोई गुणों में परिवर्तन नहीं हो रहा है। जबकि रंग परिवर्तन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर जल बनना और कागज का जलना, ये 2, 3 और 4 आपके केमिकल रिएक्शन हैं। जबकि कागज को फाड़ना केवल एक जो है ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। और आपसे पूछा भी गया है कि इनमें से भौतिक परिवर्तन क्या है। तो कागज को फाड़कर पुनः उसको जोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन उसके टुकड़े के गुणों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, इसलिए यह भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। अन्य सभी रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि ओजोन का विघटन एक रासायनिक परिवर्तन है। दूसरा है कि ओजोन पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेती है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है। तो सही उत्तर है दोनों ही कथन आपके सही हैं, 1 और 2 दोनों। क्योंकि ओजोन का विघटन, ओजोन जो है O3 होता है, 3 ऑक्सीजन परमाणुओं से मिलकर बना होता है और ओजोन पराबैंगनी विकिरण यानी अल्ट्रावायलेट रेज को अवशोषित करता है। तो ये दोनों ही कथन आपके सही हैं। अगर हमारे वायुमंडल में देखें तो ओजोन की एक परत पाई जाती है, ये हमें सूर्य के प्रकाश में उपस्थित हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से बचाती है।
ओजोन पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेती है और ऑक्सीजन में बदल जाती है। और यदि ओजोन द्वारा पराबैंगनी विकिरण अवशोषित नहीं होती तो वो पृथ्वी पर सतह पर पहुंचकर हमको और अन्य जीवधारियों को बहुत हानि पहुंचाती, क्योंकि जो पराबैंगनी विकिरण होता है ये अत्यधिक ऊर्जा की जो किरणें होती हैं वो होती हैं, और ओजोन का उपयोग जल को रोगाणु रहित करने में किया जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर बताना है कि कौन सा सही है। पहला है दोस्तों कि लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है, सही है। और लवण जल में जंग लगने की दर को बढ़ा देता है, तो ये भी सही है। तो दोनों ही कथन आपके सही हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगर आप देखें तो लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। लवण जल की उपस्थिति इस प्रक्रिया को तीव्र करती है। और आप जानते हैं दोस्तों, लोहे की जंग से बचाने के लिए जिंक यानी जस्ते की एक परत चढ़ाई जाती है। इसको गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। और आप देखते हैं मार्केट में जीआई शीट, गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट जो मिलती है उस पर जस्ते की परत होती है, जिससे वो जंग लगने से बच जाता है। और दूसरा है कि स्टेनलेस स्टील लोहे में कार्बन और क्रोमियम, निकेल तथा मैग्नीज जैसी धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है, जिसके कारण इसमें जंग नहीं लगती है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। रसोई गैस के सिलेंडर में गैस द्रव के रूप में रहती है। सिलेंडर से बाहर आते ही ये गैस परिवर्तित हो जाती है। परिवर्तन ए। फिर यही गैस बर्नर पर जलती है। परिवर्तन बी। निम्नलिखित कथन इन परिवर्तनों से संबंधित हैं, सही कथन का चयन कीजिए। तो देखिए ऑप्शंस देखिए। प्रक्रम ए एक रासायनिक परिवर्तन है। प्रक्रम बी एक रासायनिक परिवर्तन है। प्रक्रम ए और बी दोनों रासायनिक परिवर्तन हैं। और डी ऑप्शन है कि इनमें से कोई भी प्रक्रम रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं प्रक्रम बी, देखिए फिर यही गैस बर्नर पर जलती है, बी प्रक्रम एक रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और अगर आप इस प्रश्न की व्याख्या देखेंगे तो सिलेंडर में द्रव के रूप में मौजूद गैस के बाहर आते ही गैस में परिवर्तन होना भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें गैस की रासायनिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं आया है। जबकि गैस जलने के दौरान इससे ऊष्मा, प्रकाश और अन्य उप उत्पाद बनते हैं, इसलिए ये एक रासायनिक परिवर्तन है। तो आप देख सकते हैं कि रसोई गैस के सिलेंडर से जो गैस जलाई जाती है, पहले तो वो द्रव रूप में होती है, सिलेंडर से बाहर निकलने पर गैस रूप में आती है, तो वो रासायनिक परिवर्तन नहीं बल्कि भौतिक परिवर्तन है। लेकिन जब यही गैस बर्नर पर जला दी जाती है तो वो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। एनसीईआरटी के अध्यायवार वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला का ये 5वां भाग था। इसमें आपने 7वीं कक्षा के विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया। इसके आगे के जो प्रश्न हैं हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक हमारे चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।